हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा थर्ड लेक्चर इवोल्यूशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दो लेक्चर हमारे हो गए थे और अब जो थर्ड लेक्चर है वो हमें कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो आप लोग देखेंगे। हम लोग सेकेंड टॉपिक हमारा हो गया था एंड जो थर्ड टॉपिक है वो हमारा चल रहा था। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये हमारा हो गया था। एंड लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंट ये हमारा हो गया था। तो लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि जर्म थ्योरी की हमने बात की थी। स्वान नेक्ड यानी एस शेप का हमारा जो एक फ्लास्क हो गया था, ठीक है, उसको प्रूव करके उन्होंने, लुइस पास्चर ने पूरा का पूरा बताया था कि किस तरह से लुइस पास्चर ने जो है एक्सपेरिमेंट किया है। ओके, तो अब आज हम बात करेंगे थर्ड वाला, जो कि हमारा है सेल थ्योरी कनेक्शन। सेल थ्योरी कनेक्शन जो हमारा थर्ड पॉइंट है, देखिए आप लोगों को नजर आ रहा है ये थर्ड पॉइंट, सेल थ्योरी कनेक्शन। अब ये जो सेल थ्योरी कनेक्शन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये क्या है सेल थ्योरी कनेक्शन? मैंने जैसे कि आप लोगों को सेल थ्योरी पढ़ाया है, 11th में आप लोगों ने पढ़ा है सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी को कैसे हम कनेक्ट करेंगे इवोल्यूशन से? तो ये तो बेसिक है कि जब हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं मतलब एक बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, जो कि बहुत ही टफ स्ट्रक्चर माना जाता है। जैसे एक बैक्टीरियल सेल हमने पढ़ा था हमने, याद करो 11th में। बैक्टीरियल सेल कितना सिंपल है, उसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। लेकिन एनिमल सेल या प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल है, यानी कि वो क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा प्लांट सेल और ये एनिमल सेल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें जो सेल थ्योरी कनेक्शन है वो किस तरह से होगा कि बैक्टीरियल सेल से ही इवोल्यूशन हुआ है एनिमल सेल और प्लांट सेल का। वो क्लोजली रिलेटेड एक रिलेशन रखता है इवोल्यूशन से। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी किसके बनते हैं, ये हमको पता है, सेल के बनते हैं। सेल जो कहाँ से आया, ये सेल थ्योरी ने बताया है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो याद करो हमने पढ़ा था, जो कि वर्च्यू ने अ, बताया था कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से ही एक सेल बना, उसके बाद उन्हीं से बाकी के सेल का ओरिजिनेशन हुआ है। क्लियर है? अब इस चीज में थर्ड पॉइंट आता है कि जो मॉडर्न बायोलॉजी है, मॉडर्न बायोलॉजी यानी कि जिसमें नई नई चीजें पढ़ते हैं हम, मॉडर्न जेनेटिक्स जो कि अभी हम पढ़ेंगे, या मैंने आपको जैसे जेनेटिक्स में भी पढ़ाया है। तो उसमें जो मॉडर्न जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग तरह से अलग अलग अपनी थ्योरीज दी है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करके जो थ्योरीज आती है एक्सपेरिमेंटल बेसिस के थ्रू, उनको ही हम मॉडर्न बायोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि कोई, जैसे इवोल्यूशन की बात करते हैं तो पहले क्या हुआ, इवोल्यूशन में सबने हाइपोथेसिस दी, यानी कि इमेजिनेशन दी। तो किसी ने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था क्या? नहीं किया था। बाद में अब जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी हाइपोथेसिस पे तो हम, बेसिस पे तो हम बोल नहीं सकते ना कि ऐसा हुआ ही था, यूनिवर्स में बिग बैंग हुआ ही था। लेकिन अब इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली जो आने वाले साइंटिस्ट है वो प्रूव करेंगे। तो जब हम एक्सपेरिमेंट्स यूज करके किसी चीज को प्रूव करते हैं, उसी को हमने क्या नाम दिया है, हमारा मॉडर्न बायोलॉजी, ठीक है। तो यही मॉडर्न बायोलॉजी जो है ये हमको बताएगी कि किस तरह से लाइफ जो है वो आगे बढ़ी है और उसमें इवोल्यूशन कॉज हुआ है। क्लियर है? तो यही चीज आज की इस वाले आगे के हम टॉपिक्स में यही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, वो है हमारा कि किस तरह से मेडिसिन में और माइक्रोबायोलॉजी में हमने इसको इन्वॉल्व किया है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, अभी आप लोगों के सामने मैं ये पूरा ओपन कर देती हूँ। अब नजर आ रहा है आप लोगों को इम्प्लीकेशन ऑफ मेडिसिन एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो किस तरह से माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसिन में हमने इम्प्लीमेंट किया है, जो भी हमारा मॉडर्न बायोलॉजी है उसको किस तरह से किया है। तो उसके लिए पहले हमें बायोजेनेसिस पता होना चाहिए, हमें पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया में क्या क्या प्रोसेस होता है। हमने पढ़ा बैक्टीरिया में
प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया को हम कैसे यूज कर सकते हैं एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी की सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन में आती हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से डिजीज फैलता है, किस तरह से माइक्रोब्स का रिप्रोडक्शन होता है, कैसे वो ग्रो करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया वगैरह जो बीमारी फैलाते हैं, वो बैक्टीरिया एंड वायरसेस किस तरह से ग्रो करेंगे, उनको क्या चाहिए ग्रो करने के लिए। और अगर इन बैक्टीरिया और वायरसेस ने कोई बीमारी दे दी, हमें कोई डिजीज दे दी, तो वो जो डिजीज है उसको हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें ये बीमारी हुई है, क्योंकि पता नहीं कितने तरह के बैक्टीरिया एंड वायरसेस एनवायरमेंट में है। तो डायग्नोस करना यानी कि पता लगाना, देन फिर ट्रीटमेंट देना, और कैसे उन बीमारियों से हम बच सकते हैं, तो वो प्रिवेंशन के थ्रू आ जाता है। तो ये सारी चीजें हम इवोल्यूशन कि जब हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से बैक्टीरिया में क्या चेंज आया, जैसे अभी बोलते हैं पहले बहुत कम डोज लेनी पड़ती थी मेडिसिन की, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो एंटीबायोटिक की डोज जो है वो बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि बैक्टीरिया का रेजिस्टेंट पावर बढ़ रहा है। आर प्लाज्मिड हमने पढ़ा था, वो आर प्लाज्मिड जब सभी बैक्टीरिया में पहुंच जाता है, तभी बैक्टीरिया क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है। और रेजिस्टेंट होने का मतलब है कि अब एंटीबायोटिक का छोटा सा अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो उन पे असर नहीं होगा, हमें बढ़ा यानी ज्यादा हमें, पहले अगर हम 100 mg की दवाई लेते थे तो अब हमें 500 mg लेनी पड़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब डॉक्टर आपको 1000 mg की मेडिसिन देगा। वो क्यों? क्योंकि आपके अंदर बॉडी के अंदर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा, जो कि हमारा फाइनल है, जिसको हम बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह से फिर बाद में ओरिजिन हुआ अर्थ पे, तो वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि अभी तक हमने हाइपोथेसिस पढ़ी है, सिर्फ स्टोरीज देखी है, इमेजिनेशन, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। लेकिन अब हम लैब में जाएंगे और लैब में जाके साइंटिस्ट ने जैसे प्रूव किया है वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें है ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ अर्थ पे। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि सबसे पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल आए होंगे, कार्बोहाइड्रेट आया, प्रोटीन आया, अमीनो एसिड आया। बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है आप लोगों ने, हमने पढ़ाया था आपको माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, याद करो। माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, एंड मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज यानी कि बड़ा। ठीक है, ये चीजें मैं हम आपको पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट जब अपन देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वैसे ही माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होगा माइक्रो मॉलिक्यूल्स का, यानी अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड जो है ग्लाइसिन, सेरिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ठीक है, और भी बहुत सारे, ग्लूटामिक एसिड, ये सब पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़े थे हमने। याद करो बायोमोलिक्यूल्स में हमने एक बॉन्ड बनाया था पेप्टाइड बॉन्ड, जिसने एक स्ट्रक्चर बनाया था, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें इस तरह से फोल्डेड स्ट्रक्चर था अमीनो एसिड का। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने टर्शियरी और क्वाटरनरी पढ़ा था। तो टर्शियरी टर्शियरी इस तरह का था, और ज्यादा फोल्डेड। और क्वाटरनरी में हमने पढ़ा था कि टर्शियरी को हमने और ज्यादा फोल्ड करके अलग अलग यूनिट्स में ऐसे जोड़ दिया। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ये कॉम्प्लेक्स, सबसे कॉम्प्लेक्स है, सबसे सिंपल से जाके हम कहाँ जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स। तो इसी तरह से तो इवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले जब अर्थ ठंडी हुई, जब वो एक आग का गोला थी, बारिश हुई, वो उसका टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, तब क्या हुआ, एक अमीनो एसिड कहीं से बना। वो कैसे बना होगा, आप लोग याद करो। हमने अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर भी पढ़े, उसमें कार्बन भी था, उसमें हाइड्रोजन भी था, उसमें सी डबल बॉन्ड ओ भी था, ठीक है, NH2 ग्रुप था उसमें। तो ये सारे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जब ये सारे एलिमेंट्स पास आए, कंडेंस हुई गैसेस, तो इन्होंने अमीनो एसिड्स बना लिए। अब ये अमीनो एसिड्स चेन बनाएंगे और चेन के थ्रू क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। तो इस तरह से जो है इवोल्यूशन हुआ है। और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कौन बन गए, लार्ज बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से प्री एग्जिस्टिंग जो पहले ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, उन्हीं से क्या हुआ, कलेक्ट होते 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 कौन बन गया, सेल बन गया। क्योंकि सारी चीजें हमने सेल में ही पढ़ी है। प्रोटीन हमने सेल में पढ़ा है, याद करो, राइबोसोम था। राइबोसोम जो है प्रोटीन फैक्ट्री था, जो कि प्रोटीन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन बना रहा था राइबोसोम।
तो ये सारी चीजें क्या है, ये सेल में कहाँ से आएंगे, राइबोसोम के स्ट्रक्चर को किसने बनाया, इसमें भी तो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सारे एलिमेंट हमको मिलेंगे। बट हमारे इतना डीप में हमको जाना नहीं है, लेकिन हमें ये समझना है कि उन्हीं छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर हमारा पूरा एक सेल बना है। ओके, बैक्टीरियल सेल हो, एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, वो सब किससे बने हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल से। अब हमने इस वाले पार्ट में जहां हम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे वो क्या है, केमिकल इवोल्यूशन के अंदर आते हैं। यानी कि हम केमिकली प्रूव कर रहे हैं ना, एक सेटअप बनाएंगे हम, उस सेटअप को लैब में जाके पूरा इस तरह से केमिकली हम प्रूव करेंगे, जो कि आगे देखेंगे हम डायग्राम के थ्रू। तो लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है, इनको ये प्रूव करना है। दूसरा, इनको पहले क्या करना है कि प्री स्टेरलाइज्ड करना है फ्लास्क को, यानी फ्लास्क प्री स्टेरलाइज मतलब हमें फ्लास्क को पहले हॉट वाटर से वॉश करके अलग अलग ट्रीटमेंट देके उसको स्टेरलाइज, यानी कि उसको ऐसा बनाना है कि एक भी माइक्रोब प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोब्स प्रेजेंट होगा तो वो अपनी कॉलोनी ग्रो करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई लाइफ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, उसमें यीस्ट अगर है तो वो मर जाना चाहिए, ऐसा हमको करना है। उसके बाद एक फ्लास्क को हमने एयर में ओपन रखना है, जिसमें कि लाइव बैक्टीरिया हमको उसमें देखना होगा। ठीक है, तो हम यही चीजें हम अभी तक के एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ते आए हैं। अब देखो नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है वो है ओपेरिन एंड हेल्डन थ्योरी। तो ओपेरिन और हेल्डन जो है वो दो साइंटिस्ट थे, दो दोस्त थे। ठीक है, तो जो दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं कि अभी चलो फ्री टाइम में हमें क्या करना है, साथ में काम करते हैं, आप लोग साथ में स्टडी करते हैं। वैसे इन लोगों ने भी साथ में स्टडी किया, इन्होंने सोचा चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ पे। तो प्रूव करना था इनको कि किस तरह से भाई हुआ है, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है, पहले की जो थ्योरीज थी, हाइपोथेसिस थी, उनको हम प्रूव कैसे करेंगे। तो इन दोनों का वर्क उसी पे था, इन्होंने बहुत ही सुंदर मॉडल बनाया था, जो कि हम अभी इस वीडियो के थ्रू देखते हैं। उसके बाद हम इसका थ्योरी पार्ट लेंगे, ठीक है। तो आप थ्योरी, सॉरी, पहले ये वीडियो देखिए, ओपन होती है क्या, देखते हैं। पृथ्वी पर ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भी एक बहुत ही रहस्यमयी घटना है, जिसके लिए बहुत से लोगों ने अलग अलग थ्योरीज भी दी हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्रेन हैल्डेन थ्योरी के बारे में। सो लेट्स बिगिन। ऑब्रेन हैल्डेन हाइपोथेसिस ये कहती है कि पृथ्वी पर जीवन पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आया। आसान शब्दों में कहें तो पहली जिंदगी नॉन लिविंग मटेरियल से आई। उसके बाद जब एक बार लाइफ आ गई तो बाकी का इवोल्यूशन उन्हीं लिविंग मटेरियल्स के थ्रू हुआ। ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है कि नॉन लिविंग थिंग से कोई लिविंग थिंग कैसे बन सकती है, लेकिन ये प्रूफ हो चुका है कि नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स। ये सब कैसे हुआ और ऑब्रेन हैल्डेन ने इस थ्योरी में क्या कहा, ये मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो शुरुआत करते हैं बिग बैंग के बाद से। बिग बैंग के बाद धीरे धीरे हमारा सोलर सिस्टम बना। जब पृथ्वी बनी थी तो उस पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, उसकी सतह पिघली हुई थी। हमारा सोलर सिस्टम नया नया बना था, इसलिए पृथ्वी से आए दिन एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटेरॉइड्स टकराते रहते थे, जिसके टकराने से हीट जनरेट होती थी, जो कि पानी को लिक्विड स्टेट में आने ही नहीं देती थी। जो थोड़ा बहुत पानी कहीं से आ जाता था वो हीट की वजह से भाप बन के वेपर की फॉर्म में ऊपर ही रह जाता था। उस समय ओजोन भी नहीं थी, इसीलिए सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज आसानी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती थी और उससे भी हीट एनर्जी रिलीज होती थी। पृथ्वी को बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, वो अनस्टेबल थी, इसीलिए
प्लेट्स के टकराने की वजह से आए दिन वॉल्केनिक इरप्शंस भी हो रहे थे। इन सभी कारणों की वजह से हीट जनरेट हो रही थी और पृथ्वी बहुत गर्म थी, यानी कि वो मोल्टन स्टेट में थी। उस समय पृथ्वी पर हाइड्रोजन काफी मात्रा में मौजूद थी। फिर वॉल्केनिक इरप्शन से कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ गई। तो ऑब्रेन हैल्डेन के हिसाब से प्रिमिटिव अर्थ पे 4 गैसेस मौजूद थी: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। उस एनवायरनमेंट में फ्री ऑक्सीजन ना होने की वजह से उस एनवायरनमेंट को एनारोबिक एनवायरनमेंट या रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी 4.54 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी और उस वक्त वो बहुत गर्म थी। उसकी सतह पे पानी नहीं था, इसीलिए पृथ्वी का ठंडा होना बहुत जरूरी था। और ठंडा होने में पृथ्वी ने कई हजार सालों का समय लिया। लगभग 500 मिलियन ईयर्स बाद पृथ्वी का वातावरण पहले से काफी ठंडा हो चुका था। जब पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो गया, तब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर ने कंडेंस होके बादल बना लिए। फिर उन बादलों से हुई बहुत सारी बारिश, बिजली कड़कना, पानी बरसना। काफी सालों तक यही प्रोसेस रुक रुक के चलता रहा। अब पृथ्वी पर लिक्विड की फॉर्म में पानी आ चुका था, लेकिन ये पानी काफी गर्म हो गया था क्योंकि पृथ्वी की सतह अभी भी गर्म थी। जब पानी बरसा तो सतह की गर्माहट पानी में आ गई और वो पानी गर्म हो गया। साथ ही उस पानी में प्रिमिटिव गैसेस भी मिक्स हो चुकी थी। क्योंकि वो पानी बहुत गर्म था, इसीलिए उसे हॉट डाइल्यूट सूप बोला गया और ये नाम हैल्डेन ने दिया था। और आगे चलकर उसी हॉट डाइल्यूट सूप में लाइफ डेवलप हुई। कैसे, वो हम आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, उस हॉट डाइल्यूट सूप में प्रिमिटिव गैसेस भी मिक्स हो चुकी थी। अब उस सूप के अंदर मिली गैसेस जैसे कि CO2, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसेस केमिकल रिएक्शन के थ्रू जुड़ने लगी और इस रिएक्शन के लिए उन्हें हीट एनर्जी मिल रही थी वॉल्केनिक इरप्शन से और लाइटनिंग से, यानी कि वो बिजली जो बादलों से गिरती थी उससे भी हीट एनर्जी मिल रही थी केमिकल रिएक्शंस के लिए। कई हजारों सालों तक ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा और ऐसे जुड़ जुड़ के पहले बायोमोलिक्यूल का निर्माण हुआ, जैसे कि अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स। ये लिविंग सेल्स नहीं थे, लेकिन इन्हीं से आगे चलकर लिविंग सेल्स बने, इसीलिए इन्हें फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कहा गया। अमीनो एसिड से प्रोटीन बने, न्यूक्लियोटाइड से RNA बने और ऐसे ही आगे चल के इन्हीं से प्रोटोबायोन्स बने। प्रोटोबायोन्स प्रॉपर सेल नहीं थे, वो लिविंग नहीं थे, लेकिन उनमें लिविंग सेल लाइक स्ट्रक्चर था, इसीलिए इन्हें प्रीकर्सर ऑफ लाइफ भी कहा गया। ऑब्रेन ने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स लेके पानी में शेक किया, जिससे बिना मेम्ब्रेन के सेल जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर मिला और उन्होंने इसे नाम दिया कोसावेटिव। जो ऑब्रेन ने बनाए वो थे कोसावेटिव। ऐसे ही सिडनी फॉक्स ने खाली प्रोटीन और वाटर को यूज करके जो बनाए उनको उन्होंने नाम दिया माइक्रोस्फेयर। तो इन सभी का यही मानना था कि आगे लेके पानी में शेक किया नहीं थे, वो लिविंग नहीं थे, लेकिन उनमें लिविंग सेल लाइक स्ट्रक्चर था, इसीलिए इन्हें प्रीकर्सर ऑफ लाइफ भी कहा गया। ऑब्रेन ने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स लेके पानी में शेक किया, जिससे बिना मेम्ब्रेन के सेल जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर मिला और उन्होंने इसे नाम दिया कोसावेटिव। जो ऑब्रेन ने बनाए वो थे कोसावेटिव। ऐसे ही सिडनी फॉक्स ने खाली प्रोटीन और वाटर को यूज करके जो बनाए उनको उन्होंने नाम दिया माइक्रोस्फेयर। तो इन सभी का यही मानना था कि आगे चल के इन्हीं सेल लाइक स्ट्रक्चर प्रोटोबायोन से ही आगे चल के लिविंग सेल्स बने और पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उन्हीं से इवॉल्व होते होते कई हजारों सालों में अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। तो सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन की स्टेजेस आती हैं। नंबर 1, द एटॉमिक स्टेज। उस वक्त हाइड्रोजन सबसे ज्यादा थी
और अर्थ नई नई बनी थी। इसीलिए जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो एटम्स के रूप में सिंगल सिंगल प्रेजेंट थे। सेकेंड स्टेज इज मॉलिक्यूलर स्टेज। इस स्टेज में एटम्स ने जुड़ के सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू किया। थर्ड स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस स्टेज में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि मीथेन और अमोनिया बने। फोर्थ स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। इस स्टेज में मीथेन और अमोनिया जैसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से अमीनो एसिड्स बने। फिफ्थ स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस स्टेज में अमीनो एसिड्स जैसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रोटीन जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। ये सब होने में कई हजार सालों का वक्त लगा। बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए और नए बॉन्ड्स फॉर्म करने के लिए लाइटनिंग और वॉल्केनिक इरप्शन से एनर्जी मिली, तब जाके ये सारी चीजें बनी। फिर आता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्योंकि अब लिविंग सेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स तो मिल गए थे, लेकिन लिविंग सेल अभी तक नहीं बना था। इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक से आगे चल के प्रोटोबायोन्स बने और इन्हीं प्रोटोबायोन्स से डेवलप होके प्रोकैरियोट्स बने और प्रोकैरियोट्स ने आगे खुद को डेवलप करके अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन चुने और ये सब होने में कई हजारों सालों का वक्त लगा। तो ये थी हमारी ऑपरेंट हेल्डेन थ्योरी। तो ये है ऑपेरन एंड हेल्डन थ्योरी। ठीक है, तो ऑपेरन एंड हेल्डन थ्योरी में आपको आगे समझ में कि किस तरह से सारा कुछ हुआ है। ऑपेरन एंड हेल्डन में ये सारा अब इनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है, यानी इन्होंने सारा का सारा जो अभी तक हमने कहानी सुनी वो सारी की सारी कहानी उन्होंने लैब में जाकर प्रूव किया है। तो इस तरह से ऑपेरन एंड हेल्डन थ्योरी जो है ये है हमारी। ओके, जस्ट अ मिनट। तो ऑपेरन एंड हेल्डन कौन थे पहले तो ये बताओ। दो साइंटिस्ट थे। आपने इसमें वीडियो में देखा कि एक फ्लूक लाइक स्ट्रक्चर बन गया था जब हॉट थी हमारी अर्थ। तो उसके बाद उस सूप में कौन डेवलप हुए? सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल से फिर कौन आए? कॉम्प्लेक्स यानी कि टफ मॉलिक्यूल। वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ने एग्रीगेट यानी कि इस तरह से जमा हो गए आपस में। तो जमा होने के बाद क्या बना है? कोसर्वेट्स एंड माइक्रोस्फीयर। ठीक है, फिर प्रोटोसेल बना जो कि फर्स्ट सेल था। और ठीक है, ट्रू सेल से पहले वाली जो स्टेज होगी ना उसको अपन ने बोला है प्रोटोसेल। प्रोटोसेल में जब न्यूक्लिक एसिड आ गया यानी कि जब डीएनए और आरएनए आ गए तब उसने एक अपना खुद का रेप्लिकेटिंग सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर लिया, यानी कि डीएनए जो है वो खुद के ही नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाने लगा। आरएनए बना, आरएनए से फिर प्रोटीन बना। ठीक है, और फिर क्या हो गया? हमारा पूरा का पूरा सेल का निर्माण हो गया। तो इस तरह से इस थ्योरी को हमने क्या बोला है? ये जो थ्योरी है उसका नाम क्या है? ऑपेरिन एंड हेल्डन थ्योरी। क्लियर है? ऑपेरिन एंड हेल्डन थ्योरी का और भी अगर हम डिटेल आगे देखते हैं तो उस डिटेल में हमको क्या देखने को मिलेगा? एक सेकेंड में स्लाइड ओपन करती हूँ, नजर आ रहा है लोगों को? अब देखो इसमें सबसे इनका फुल नेम क्या था? अगर मान लो ओपेरिन एंड हेल्डन आता है तो आप वो टिक करोगे, लेकिन अगर पूरा नाम आ गया साइंटिस्ट का तो फिर आप क्या करोगे? इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर आई ओपेरिन। ये रशियन थे। 1924 में इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। और जेबीएस हेल्डन जो कि 1929 में इंग्लैंड में इन्होंने अपना एक सेटअप बना के प्रूव किया। बाद में जब थ्योरी जो है आपको जैसे मैंने बताया कि हेडक्वार्टर जाती है तब पता चलता है कि हाँ सेम थ्योरी पे किस किसने वर्क किया है। तो उन दोनों की एक टीम बना दी जाती है। ठीक है, तो टीम बनाने के बाद वो इस तरह से उनका नाम जो है दोनों को कंट्रीब्यूशन दिया जाता है कि भाई दोनों ने ही प्रूव किया है। तो इसलिए दोनों के सन अलग हैं लेकिन दोनों का ही नाम आएगा इस थ्योरी के अंदर। अब इन्होंने सबसे पहले इन्होंने लाइफ फॉर्म कहाँ से आई? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई थी और प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई थी, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में याद करो मैंने आप लोगों को बताया आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल हमने पढ़ा है। तो आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कब वो काम में आया, यानी कि क्या हुआ उसमें? उसमें तब डीएनए नहीं था तो आरएनए ही डीएनए की तरह एक्ट करता था, यानी कि जीन को कंट्रोल करता था। और आरएनए जो है वो प्रोटीन डायरेक्ट बना सकता है। लेकिन
आरएनए के बाद डीएनए आया, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ उसमें मोल बायो में। जिसको नहीं पता है वो वाली नोट्स आप लोग देखना, ठीक है, क्योंकि अगर अभी मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे सारा वही शुरू हो जाएगा और हमारा ये टॉपिक रह जाएगा इवोल्यूशन। चलो, तो फिर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, इनमें लाइफ थोड़ी ना है। अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ है, ये किसने प्रपोज की थी? ये केमिकल इवोल्यूशन में आया। केमिकल इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो ये बताओ? पढ़ा है मैंने आपको पहले भी बताया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक में हम ये चारों को के बारे में पढ़ते हैं। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। इन्हीं को केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ भी कहा गया, क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा है ना, इन इनऑर्गेनिक से नया ही कंपाउंड बन रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक है, ठीक है। और इनका एक नाम है सेल्फ असेंबली थ्योरी या फिर बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ भी इस थ्योरी को हम कह सकते हैं। तो अगर तीनों नाम आ गए और लास्ट में डी ऑप्शन में आ गया ऑल ऑफ अबव, तो आप क्या टिक करोगे? डी। अब जो थ्योरी की स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि स्टेप्स कौन कौन से किस किस तरह से आएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से समझ में आएगा। पूरी कहानी याद करो शुरू से। पूरी कहानी में स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ में क्या होगा? सबसे पहले प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर आएगा, यानी सबसे पहले प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में क्या था? बहुत गर्म टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। तो इसमें क्या एक्सप्लेन हुआ था? बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन हुई थी। देन सेकंड स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड मीथेन, अमोनिया का, वाटर का और मीथेन का फॉर्मेशन हुआ। तो प्रिमिटिव एनवायरनमेंट जो है वो कैसा था? बहुत ज्यादा गर्म था। स्लोली स्लोली वो कूल्ड हुआ। फिर लाइट एलिमेंट्स ने रिएक्ट किया एक दूसरे से, यानी कि नाइट्रोजन ने रिएक्ट किया चार एटम्स ऑफ दिस हाइड्रोजन और अमोनियम बना दिया, इस तरह से। फिर अर्ली एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा था? हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन और सल्फर, इनसे ही भरपूर था। HCNS, HCNS से मिलकर क्या बना था हमारा? इस पे देखो क्वेश्चन आ जाते हैं छोटी छोटी चीजों पे, तो आप लोग ध्यान रखना कि अर्ली एटमॉस्फेयर कैसा था? रिच इन हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। हाइड्रोजन कैसा था? बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, क्योंकि लाइट है वो, हाइड्रोजन भरपूर मात्रा में था, तो एकदम डोमिनेटिंग, एकदम ऐसा था कि यार यहाँ तो अपनी ही चलेगी क्योंकि अपना ही राज है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ही मिल रहा है वहां पे सबसे ज्यादा। तो हाइड्रोजन बिल्कुल एक्टिव था, बहुत ज्यादा एक्टिव था, रिएक्ट करता था दूसरे एलिमेंट्स के साथ में, सबसे पंगा लेता था, सबसे उसने अपनी बॉन्डिंग बना रखी थी, झगड़ा भी करता था, दोस्ती भी करता था। तो अब देखो, कार्बन से दोस्ती करके उसने क्या बना लिया? मीथेन बना लिया। नाइट्रोजन से दोस्ती करके अमोनिया बना लिया। वाटर, ऑक्सीजन से दोस्ती की तो वाटर बन गया। सल्फर से दोस्ती की तो हाइड्रोजन सल्फर। तो इस तरह से अलग अलग उसने दोस्ती कर करके अपनी बॉन्डिंग्स बना बना के सबके साथ फ्रेंडशिप कर ली और अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग टीम का निर्माण किया। नेक्स्ट आता है कि हमें नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो सोचो, याद करो कैसे हुआ होगा। पहले तो टेम्परेचर का डिक्रीज होना जरूरी है भाई, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमें पता है कि कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, हमने पढ़ा था एंजाइम वाले चैप्टर में, याद करो, बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। अब जो स्टीम है वो जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ, मतलब स्टीम जो है, स्टीम क्या होता है? वो धुआं धुआं सा उठता है ना, जब वाटर को बॉईल करते हो और ऊपर आप एक प्लेट रख देते हो, तो फ्यूम्स जो होते हैं वो स्टीम है, वो कंडेंस हो गया और वाटर में कन्वर्ट हो गया। यानी अगर हम प्लेट रख देते हैं बॉयल वाटर में के ऊपर, तो वो क्या होता है? पानी की बूंदें आ जाती है, तो वो क्या हो रहा है? स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी वजह से ही हैवी रेनफॉल आती है, ठीक है। फिर अर्थ जो है धीरे धीरे उसमें रेनफॉल का वाटर जो है वो जमा होने लगा, रिवर्स बन गए, स्ट्रीम्स, लेक, सीज एंड ओशन बन गए, जो मैं पहले भी आपको लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। ओजोन की लेयर जो है पहले एब्सेंट थी, ये हमने पढ़ा था कि ओजोन क्या करती है? हमें सन की जो हार्मफुल रेडिएशन है उनसे बचाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पहले तो ये थी नहीं, जैसे कि वीडियो में भी हमने देखा था, और बाद में जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ने आपस में ही रिएक्शन किया तो O3 बना। O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है, ओजोन की लेयर तब पहले प्रिमिटिव में क्या थी?
एब्सेंट थी, जब कैसा था, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था। उसके बाद यूवी रेज आई, जो डायरेक्टली अर्थ पे आती थी, डायरेक्टली उनका आना जाना था, कोई रोक टोक नहीं। किसी भी क्लास में घुस जाते हैं ना, जैसे कुछ बच्चे, उनको कोई रोक नहीं सकता, बस गेट ओपन देखा और गेट खुला, टीचर पढ़ा रहा है, उनको कोई मतलब नहीं, बस घुस दे धड़ल्ले से, बैग दे, बॉटल दे, बुक्स दे, बस वो ऐसा करते हैं। तो वैसे ही हमारा यूवी भी था। तो यूवी क्या करता था, अल्ट्रावायलेट, वो अर्थ पे बेधड़क आता था, क्योंकि कोई गेट था ही नहीं, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई ओजोन लेयर उस वक्त नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए कि जो एनर्जी सोर्सेस थे वो क्या क्या थे, यानी एनर्जी तो सबको चाहिए, हमने पढ़ा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो एनर्जी तो हमेशा से ही है। ठीक है, तो एनर्जी के सोर्स क्या थे, सोर्स यानी कि जो स्रोत है वो अलग अलग हो सकते हैं, किसी को इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिलती, किसी को सन से मिलती, किसी को वाटर से, किसी को फूड से। तो उस टाइम क्या था, यूवी रेज से ही एनर्जी मिल रही थी, रेडिएशन से एनर्जी मिल रही थी, लाइटनिंग जो बिजली कड़कती थी ना, उससे एनर्जी मिल रही थी, वॉल्केनिक एक्टिविटी जैसे कि वॉल्केनोस फट जाते थे तो उससे एनर्जी मिलती थी। ठीक है, और फिर अर्ली जो शुरू के मॉलिक्यूल्स थे, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, मीथेन, तो ये तीन का नाम आता है, आपको यही टिक करना है। ठीक है, ऑक्सीजन अगर ऑप्शन में होगा तो वो अर्ली मॉलिक्यूल में बच्चों नहीं आएगा। ठीक है, वाटर जो है, उसके वाटर में रिएक्शंस होती थी। तो वाटर में क्या क्या चीजें होती थी, क्योंकि ओशन है पूरा, तो आपने इवोल्यूशन में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि लाइफ पहले ओरिजिन कहाँ पर हुआ था, वाटर में या फिर लैंड पे। तो आप टिक करोगे वाटर में, क्योंकि पूरा उस टाइम पे कैसा था, वाटर ही वाटर भरा हुआ था। तो अब देखो, कंडेंसेशन हुआ, वाटर बन गया। पॉलीमराइजेशन, मैंने पॉलीमराइजेशन पढ़ा है आपको, पॉली म्हणजे, पॉली का मतलब क्या है, मैनी, तो मैनी, मर मतलब यूनिट्स, यानी कि बहुत सारी यूनिट्स, और सेशन मैंने आपको बताया, शन जहाँ आ जाता है वो प्रोसेस है, यानी कि सारे ऐसी प्रोसेसेस होती थी जो कि एक यूनिट को बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स में जोड़ देती थी, यानी मोनोमर से बनते थे पॉलीमर। ऑक्सीडेशन होता था, रिडक्शन होता था। तो ये चार प्रोसेसेस बहुत ज्यादा कॉमन थे, कंडेंसेशन होगा और पॉलिमराइजेशन होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अब जो ये वाले जो चारों रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस में क्या होता था, सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते थे ना, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स जुड़ जुड़ के क्या बनाते थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते थे। यानी कि देखो, सिंपल मॉलिक्यूल कौन है अपना, मोनोसेकेराइड्स, पढ़ा था हमने मोनोसेकेराइड, याद करो बायोमोलिक्यूल में, जिनको नहीं याद आ रहा है नोट्स उठा के देख लो। अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन बनाएंगे, मोनोसेकेराइड क्या बनाएगा अपना, पॉलीसेकेराइड बनाएगा, अमीनो एसिड क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनाएगा, ग्लिसरॉल बने, ये सब क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल्स है। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से हमने क्या बनाया था, याद करो बच्चों, फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से हमने बनाया था लिपिड। ठीक है ना, तो ये सारी रिएक्शंस होती थी। अब जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो वाटर में, बॉटम, वाटर बॉडीज के बॉटम में जमा हो जाते थे। अब देखो, ये तो अच्छा खासा सूप बन गया ना, टोमेटो लौकी का सूप बनाते हैं हम लोग, अलग अलग मोरिंगा सूप बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये एक सूप जैसा बन गया, क्योंकि इसमें मोनोसेक्राइड भी है, अमीनो एसिड भी है, ग्लिसरॉल भी है। तो इस सूप को हेल्डन ने क्या नाम दिया, होट डाइल्यूट सूप। तो देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि होट डाइल्यूट सूप किसने नाम दिया था, H फॉर हॉट डाइल्यूट सूप एंड H फॉर हेल्डन, इजिली याद हो जाएगा। तो ऑपरेंड और हेल्डन में कंफ्यूज मत होना, हेल्डन ने ही नाम दिया था होट डाइल्यूट सूप, या फिर प्रिमिटिव ब्रोथ भी इसका नाम आता है, बट होट डाइल्यूट सूप पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखो, कोई डिग्रेडेशन इतना शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट है ना, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, रिडक्शन वाला एनवायरनमेंट है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है, और एंजाइम जो है वो भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सिंपल मॉलिक्यूल्स जुड़ नहीं पाए। वो शुरू शुरू में कैसे थे, दूर दूर रहते थे, कोई किसी से बात नहीं करता था, जब आप नए आए थे तो दूर दूर बैठते थे, धीरे धीरे आप लोगों में बातचीत हुई, बॉन्डिंग हुई, ठीक है, दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। तो इस तरह से ही हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने भी फ्रेंडशिप की, बॉन्डिंग की, और अपनी एक टीम बना ली, जैसे आप लोग टीम बना लेते हो, ये हमारी टीम है, ठीक है, हम साथ में खाना खाएंगे, किसी को और को घुसने नहीं देंगे, और कोई घुसा तो फिर नई टीम। ठीक है, वैसे ही इन्होंने भी किया, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो कॉम्प्लेक्स यानी कि टफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाना है ना हमें,
क्योंकि सिंपल सिंपल कब तक रहेंगे, हमें दोस्ती तो करनी पड़ेगी, वरना नोट्स कौन देगा, क्लास छूट गई वो कौन बताएगा। तो प्रिमिटिव ग्रोथ मतलब क्या था, उस वक्त न्यूट्रल था, पीएच एकदम न्यूट्रल था और ऑक्सीजन था ही नहीं, पॉलिमराइजेशन होते रहते थे। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फिर क्या हुए, यानी एक बच्चा बैठा है, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा, चौथा, पांचवा, कब तक चुपचाप बैठेंगे यार, चलो बात तो करनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे टॉपिक समझ में आएगा। तो इन सब ने क्या करा, मंडोलिंग कर ली, यानी कि इन सब ने अपनी फ्रेंडशिप कर ली। अभी एक ही बेंच पे बैठते हैं, इसीलिए तो आप लोगों को अलग अलग बिठाया जाता है ना, बेंचेस सेपरेट आप लोगों को शिफ्टिंग की जाती है, शफलिंग की जाती है, क्योंकि क्या होता है, टीम बनती है, बातें होती है, पढ़ाई नहीं होती। तो इसी तरह इन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने इकट्ठा होकर नया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, और उसका नाम दिया हमने पॉलीसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड ने मिलके बना दिया हमारा पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में याद करो हमने बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या पढ़ा था, मैक्रोमोलिक्यूल्स में, और मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या क्या पढ़ा था अपन ने, जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे, उनमें हमने पॉलीसेकेराइड पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्या, अपना लिपिड, जिसे हम फैट भी बोलते थे। प्रोटीन हमने पढ़ा था, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये चारों चीजें, पांचों चीजें बन गई। उसके बाद प्रोटोप्रोटीन बने। प्रोटोप्रोटीन मतलब अमीनो एसिड ने क्या किया, पॉलिमराइजेशन करके, मैंने बनाया था ना आपको, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर बना, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना, तो इस तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया, बाद में उन्होंने प्रोटीन बनाया। तो प्रोटीन क्या होता है, शुरू में जो अमीनो एसिड ऐसे चेन में खड़े होते हैं ना, तो वो प्राइम, वो ज्यादा, उसको प्रोटीन नहीं कहते, उसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्ड हो जाती है, टर्शियरी में और ज्यादा, और फिर क्वार्टरनरी जब स्ट्रक्चर आता है, यानी बहुत सारी टर्शियरी यूनिट्स मिल जाती हैं आपस में। ठीक है, बहुत सारी टीम, ये नीट की टीम, ये सीट की टीम, ये जेई की टीम, ये सीटी मैथ्स और बायो अलग अलग। ठीक है, तो ये चारों यूनिट्स मिल गई, अब इसको हम बोल सकते हैं हमारा प्रोटीन बन चुका है। ठीक है, यानी कि पूरा इंस्टीट्यूट हमारा बन गया। अब देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लैंडमार्क क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन इज द लैंडमार्क ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्योंकि प्रोटीन नहीं होगा बच्चों, एंजाइम नहीं बनेंगे, हर चीज प्रोटीन की है। आपके नेल्स से लेकर हेयर तक हर चीज में प्रोटीन है। केराटिन प्रोटीन किसमें है, आपके हेयर्स में, नेल्स में है। तो इसी तरह अलग अलग टाइप के प्रोटीन से, प्रोटीन एंजाइम भी प्रोटीन होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, जिसको हमने बायो कैटलिस्ट कहा था, याद करो 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं ये चीज। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आता है अपना फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो फिर अब न्यूक्लिक एसिड बनेगा, न्यूक्लिक एसिड कैसे बनाया था हमने, याद करो, न्यूक्लिक एसिड क्या था, माइक्रो या मैक्रो, मैक्रो था। माइक्रो क्या है, जो कि मैक्रो को बनाएंगे। मीन्स न्यूक्लिक एसिड के बीच में कौन मतलब प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेसिस, जो कि हमारे कौन थे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और अगर आरएनए की बात करेंगे तो थाइमिन की जगह कौन था, यूरेसिल। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन बेस, उसके बाद आया अपना नाइट्रोजन बेस, यानी अब हमने एक ले लिया एडेनिन, एडेनिन को जोड़ दिया फॉस्फेट ग्रुप से, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड से और शुगर से। तो इन चीजों से जब हमने इनको जोड़ा, शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट, ये क्या बन गया था, हमारा न्यूक्लिक एसिड बन गया था। न्यूक्लिक एसिड नहीं बना, सॉरी, ये अभी न्यूक्लियोटाइड बना है। टाइड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टाइड और साइड में क्या अंतर है बताओ। टाइड का मतलब होता है, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में टी और एस का अंतर है, बाकी सारी जो है इसकी स्पेलिंग सेम है। तो T4 3 मैंने आपको बताया था, जिसमें 3 मेंबर आ जाएंगे, ये न्यूक्लियोटाइड है, और साइड मतलब सेकंड 2, तो इसमें हम फॉस्फोरिक एसिड जब हटा देंगे तो साइड बन जाएगा। लेकिन न्यूक्लिक एसिड का यूनिट कौन है, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि साइड अगर होगा तो नई चेन जो दूसरी नहीं जुड़ेगी ना, न्यूक्लियोटाइड होना चाहिए, यानी कि 3 मेंबर जरूरी है। तो तीनों तीनों मेंबर हमने जोड़ दिए टीम में, और हमने ऐसे जोड़ जोड़ के क्या बनाया, न्यूक्लिक एसिड। याद करो हमने बनाया था एडेनिन, गुआनिन, देन साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन अगेन, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन, एडेनिन, इस तरह से जोड़ जोड़ के इन्होंने क्या बना दिया, एक पूरा न्यूक्लिक एसिड बन गया। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड है, इसमें क्या होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी, यानी ये खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है, खुद को बनाते हैं, यानी खुद ही मेहनत करते हैं और खुद ही ये अपने आप को
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट, जिसका एक नाम प्रोटोसेल भी है। ये किससे बना? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्लस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है प्रोटोबायंट्स एंड प्रोटोसेल। अब देखो प्रोटोबायोन्ट्स होता क्या है, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन भी आएगा और ये पेपर में भी क्वेश्चन आएगा कि प्रोटोबायोन्ट्स क्या है। तो देखो प्रोटोबायोन्ट्स में देखते हैं हम। सबसे पहले क्या होगा प्रोटोबायोन्ट्स में, जो प्रीबायोटिक केमिकल एग्रीगेट्स हैं वो इकट्ठे होंगे। यानी कि एग्रीगेट कैसे, अमीनो एसिड आ गया, अमीनो एसिड की चेन बन गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट ने पॉलीसेकेराइड बना लिया। ठीक है, यहाँ पे पॉलीसेकेराइड बन रहा है, यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है, यहाँ फैट बन रहा है, लिपिड बन रहा है। और हमने सेल के स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था, सभी चीजें पढ़ी थी हमने। लिपिड भी पढ़ा था हमने, जिसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक पढ़ा था। देन हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट की चेन बनाई थी, याद करो, नहीं याद आ रहा है तो नोट्स में चेक करो। और उसके बाद प्रोटीन के चैनल्स थे, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन बनाए थे हमने। तो ये सारी चीजें बन क्या है, ये सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन के ही तो मिलके ही तो पूरा सेल बना है। इस सेल को इतना सा कट करके जूम किया है, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन को। तो ये सारी चीजें क्या है, एग्रीगेट। नेक्स्ट जो अपना आता है कि प्रोटोबायंट तक हो गया। प्रोटोबायंट क्या है, प्रोटोबायंट और कोसरवेट दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये दोनों ही लिविंग सिस्टम है। अब देखो प्रोटोबायंट में इनका मतलब ही होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का एग्रीगेशन। याद करो हमने पढ़ा था चो चो चौन पी, ठीक है, चो चो चौन चौन पी, ये पढ़ा था हमने बायोमोलिक्यूल में, याद करो फॉर्मूला। तो वो सब क्या था, वो इन्हीं के फॉर्मूलाज थे। अगर भूल गए हो तो दोबारा नोट्स ओपन करो और पढ़ो उसको। नेक्स्ट है अपना ओपेरिन का। तो ओपेरिन जी ने क्या किया है भाई, 1924 में ओपेरिन आए, ठीक है। और उन्होंने प्रोटोबायंट को कुछ नहीं, बस कोसरवेट का नाम दिया। यानी दोनों के एक्सपेरिमेंट जो है वो सेम ही थे। हेल्डन ने प्रोटोबायंट बोला है, इन्होंने कोसरवेट बोल दिया। कोसरवेट बेसिकली क्या थे, उन्होंने अब नाम अलग दिया तो डेफिनेशन अलग देनी पड़ेगी। तो कोलोइडल एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है, बस एग्रीगेशन है प्रोटीन एंड लिपिड का, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि लिपिड बना, लिपिड लेयर होती है ना हमारी सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरह से क्या हुआ है, कोसरवेट बना। यानी कोसरवेट ने क्या किया है, सिंपली ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। आधा ही बनाऊंगी, पूरा बनाया तो हमारी क्लास यही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन आ गया, इन्होंने क्या किया, एक एक माला बना दी, इस तरह से छोटे 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 यूनिट्स में मिलकर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना गया सर्कल में, ठीक है। इसी को हमने क्या कहा है, कोसरवेट। प्रोटीन और लिपिड के बने हुए हैं। अब जो कोसरवेट्स हैं, वो कोसरवेट्स जो हैं वो साइज में बड़े हो गए, ठीक है। और उन्होंने आसपास इसके अंदर क्या हो गया, एक्वस मीडियम भर गया। उस एक्वस मीडियम को क्या बोलेंगे, यानी लिक्विड पार्ट, एक्वस ना, वो लिक्विड होता है। उसको क्या नाम दिया था हमने, हमने बोला था उसको साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म इसके अंदर भर गया। अब इनमें थर्मोडायनेमिकल अनस्टेबल थे ये पहले, स्टार्टिंग में क्या है, इनमें इतना स्टेबिलिटी नहीं थी, टूटते बनते थे, स्ट्रक्चर इतना स्टेबल नहीं था, कैसा भी स्ट्रक्चर ले लेते थे इरेगुलर शेप में। तो इनमें स्मॉल यूनिट्स में ये धीरे धीरे टूटने लगे, और टूट टूट के इन्होंने क्या बना लिया, जैसे ज्यादा बड़ा हो जाता था ये टूट जाता था, ब्रेक हो जाता था, ब्रेक करके दो बना देता था। इसी तरह से सेल का रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया कि एक सेल से दो सेल बनने लगी, फिर दो सेल में वो भी बड़ी हुई, ग्रो करने लगी, तो चार सेल बनी, दो से फिर चार से आठ सेल बनी। तो इस तरह से अपने सेल का भी रिप्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि छोटे छोटे यूनिट्स से ये बन गए, ठीक है। उससे बड़ी एनिमल्स बन गए, जैसे ऑर्गेनिज्म बन गए, जैसे कि हमने पढ़ा है बडिंग में क्या होता है, ईस्ट में होता है बडिंग। तो ईस्ट में इस तरह से ग्रो कर जाती है बर्ड, याद करो। फिर ये बर्ड मैंने पढ़ा था आप लोगों को, अभी पढ़ाऊंगी मैं इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ये बर्डिंग जो है ये ब्रेक हो जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी, और इनमें से ये ग्रो करेंगी, और फिर ये एक नया ईस्ट बनाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने रफ डायग्राम बनाया है, उसमें अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ,
ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गए ना। माइक्रोस्फीयर, माइक्रोस्फीयर का मतलब छोटे छोटे से स्फीयर, माइक्रो मतलब छोटा, स्फीयर मतलब राउंड। तो ये छोटे छोटे से ऐसे राउंड स्ट्रक्चर है, सबने वीडियो में भी देखा था, याद करो। अभी पहले वीडियो चलाई थी मैंने, उसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स बन रहे। ठीक है, इन्होंने सर्कल बना दिया। अब ये कैसे थे, हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्स थे। तो हाइड्रोफिलिक में क्या होगा, यानी कि वाटर, वाटर से सराउंडेड रहेंगे ये। इस तरह से वाटर इनके आसपास भी रहेगा और अंदर भी रहेगा, क्योंकि हाइड्रोफिलिक है। फिलिक एंड फॉबिक हम पढ़ चुके हैं सेल वाले स्ट्रक्चर में, सॉरी चैप्टर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ये जो बॉडीज है, माइक्रो बॉडीज, इनमें क्या हुआ, देखो ये जो ऑपरेन एल्डन है थोड़ा बड़ा है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली बहुत कुछ प्रूव किया है, तो थोड़ा आपको बड़ा लगता है, लेकिन इसमें क्लियरिटी मिल जाएगी आपको कि ये जो है, ये फिर इन्होंने सिंगल से डबल मेम्ब्रेन बना दिया। डबल मेम्ब्रेन बनते ही प्रिमिटिव सेल आ गया। प्रोटोबायोंट में या माइक्रोस्फीयर में इनमें क्या होगा कि इनमें सिंगल ही लेयर है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है कि सेल की लेयर कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है सेल की, लिपिड बाइलेयर होती है। तो यही हमारा प्रिमिटिव सेल है। इसमें डिफ्यूजन होने लगी है, ऑस्मोसिस होने लगा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। डिफ्यूजन से गैसेस पार्टिकल मूव करते हैं, ऑस्मोसिस से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिलेक्टिवली परमेबल, यानी जिनको आने देना है उनको ही बाहर भेजेगा या अंदर लेके आएगा। ठीक है, ये कोसर वेव्स ज्यादा स्टेबल हो गए। और माइक्रोस्फीयर जो है वो नॉन लिविंग थे, उनमें बस लिपिड और प्रोटीनोइड्स ही प्रेजेंट थे। लेकिन कोसरवेट्स लाइव थे, ठीक है, तो उनमें ये एक्सचेंज वगैरह सब होता रहता था। तो यही दोनों में डिफरेंस है, माइक्रोस्फीयर कैसे थे, नॉन लिविंग थे, एंड कोसरवेट कैसे थे, लिविंग थे। तो दो तरह के सेल बन गए हमारे पास में, एक तो नॉन लिविंग और एक लिविंग। तो रिप्रोडक्शन कौन करेगा, लिविंग वाला ही करेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लिविंग सेल्स की फिर इनमें डेवलप हुई, और धीरे धीरे ग्रोथ और डिवीजन में इनमें डेवलप हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह से होने लगा। 2 मिनट रुकिए। ठीक है, तो अब ये देखिए आप, 1 मिनट, 1 मिनट, वो मेरा शेयर किया था वो चला गया, दोबारा से लगा देते हैं। देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्या, अपना ये माइक्रोस्फीयर हो गया और अपना बन गया कोसरवेट। अभी जो कोसरवेट है, इसी को हम, इसी से क्या बनाया, अपना प्रिमिटिव सेल बनाया। ठीक है, यानी कि इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रोथ और डिवीजन ये स्टार्ट हो गया। फिर ये जो कॉलोइडल एग्रीगेशन है, यानी ग्रोथ स्टार्ट हो गई किसी भी चीज में, वो रेप्लिकेट कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, यानी एक सेल से कितने बन गए, बहुत सारे सेल। ठीक है, धीरे धीरे रेप्लिकेट होकर डीएनए आरएनए ने रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया, तो जेनेटिक मटेरियल बन गया। इस तरह से कॉलोइडल एग्रीगेशन होकर पहला अपना लिविंग सिस्टम पूरा बन गया, और इसी को हमने नाम दिया ईओबायंट या फिर प्रोटोसेल। ठीक है, सॉरी वो कट हो गया, लेकिन वही हमारा क्या है, प्रोटोसेल और ईओबायंट। इसका एग्जाम्पल क्या है, यही क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, सबसे पहला सेल का नाम क्या है, ईओबायोट या प्रोटोसेल। अब इन्होंने ऑपरेन एल्डर ने तो यहाँ तक का काम कर दिया कि भाई हमने तो यहाँ तक का कर दिया, अब बाकी की तुम देखो। नेक्स्ट साइंटिस्ट है सिडनी फॉक्स। सिडनी फॉक्स ने जो है प्रोटीनोइड्स या फिर माइक्रोस्फीयर नाम दे दिया इनको। तो अब देखो ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग कि सिडनी फॉक्स ने क्या किया है। ठीक है, सिडनी फॉक्स ने देखो क्या बताया है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है डायग्राम में। 1 मिनट, 1 मिनट, शिफ्ट कर देते हैं। चलिए, दिख रहा है सबको डायग्राम, डायग्राम में क्या नजर आ रहा है आपको, कोसल वेट्स नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स। ठीक है, ये वाटर की स्किन है, इसमें अंदर जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि प्रूव किया कि ये ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी थी हमने रेस्पिरेशन में, याद करो। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट स्टार्च बन गया, ये पूरा ग्लाइकोजन बना लिया इसने। अमाइलेज बना, अमाइलेज सॉरी एंजाइम है, उसने स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माल्टोज बनाया, ये माल्टोज अलग अलग तरह से यूज में लिया गया। तो ये सारा का सारा के सिंपल सिस्टम है। कोसरवेट में सिडनी फॉक्स ने यही बताया कि सिंपली कितना उन्होंने माइक्रोस्फीयर
एक छोटा सा गोला था जिसमें एकदम सिंपल रिएक्शंस होती थी, ज्यादा बड़ी नहीं होती थी। अब कोसरवेट और माइक्रोस्फीयर में आपको डिफरेंस जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों में से कुछ भी आप लोगों को एक जैसा नहीं, माइन्यूट डिफरेंस सब में मिलेगा। तो कोसरवेट क्या है वो देख लेते हैं। कोसरवेट जो है वो क्या है, बहुत छोटे से ड्रॉपलेट हैं जो कि लिक्विड लिक्विड से बने हुए हैं। माइक्रोस्फीयर छोटे से स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं जो कि फ्लो साइटोमेट्री या ऐसे के थ्रू हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ये लाइव है और ये कैसे है, लिविंग, सॉरी नॉन लिविंग। तो पहली चीज, इतना डिटेल में मत देखो, ये थोड़ा सा टिपिकल दे रखा है। ये लाइव है और ये पहला डिफरेंस है इनका कि ये नॉन लिविंग है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, इनमें क्या होता है, अगर मैं कोसरवेट की बात करूँ तो एक्वस फेज होता है, इनमें सिंथेटिक पॉलीमर मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे, न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे, क्योंकि लाइव है तो सब कुछ होगा, डीएनए होगा, प्रोटीन होगा, पॉलीमर होंगे। माइक्रोस्फीयर होलो है यानी खाली है, नॉन लिविंग है ना, तो उनमें सिर्फ फ्लूइड भरा हुआ है। तो पहली चीज नॉन लिविंग से आप पकड़ में आ जाएगी आपके, क्योंकि लाइव होने के लिए क्या चाहिए उनको, डीएनए वगैरह तो चाहिए, तभी तो प्रोसेस होगा, प्रोटीन बनेगा और रिप्रोडक्शन भी तभी हो पाएगा। और थर्ड जो बहुत ही इजी सा इनका डिफरेंस है, माइन्यूट सा, वो है कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं या मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोनों तरह के मेम्ब्रेन्स पढ़े थे हमने सॉरी। तो इसमें हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखेंगे। लेकिन माइक्रोस्फीयर की बात करेंगे तो कैलिब्रेशन के लिए हम यूज करते हैं, साइटोमेट्री में यूज करेंगे तो वो नॉन लिविंग रहेंगे। ठीक है, यानी कि लाइव सेल इसमें प्रेजेंट है कोसरवेट में, और माइक्रोस्फीयर में कैसे है, नॉन लिविंग। तो बेसिकली छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। अगर पूछा जाता है कोसरवेट लिविंग है, माइक्रोस्फीयर क्या है, नॉन लिविंग है। कोसरवेट जो है उनमें मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड दोनों तरह के ऑर्गेनेल्स हैं जो हमने पढ़े थे। राइबोसोम ये सारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड थे, और न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड है। माइक्रोस्फीयर कैसे हैं, एकदम होलो है, अंदर उनमें कुछ भी नहीं है, ना सेल ऑर्गेनेल में, ओनली कौन भरा हुआ है उसमें, लिक्विड ही भरा हुआ है। ठीक है, यही बेसिक दोनों में डिफरेंस है। बाकी जिनको डीपली ये समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट आता है अपना फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल। तो पहला सेल कैसे बना, तो पहला सेल का फॉर्मेशन देखेंगे कैसे हुआ। आरएनए या डीएनए बन गया प्रोटोसेल के अंदर, जैसे बैक्टीरिया और वायरस में अपन देखते हैं ना, पढ़ा था हमने, जो कि उनको जेनेटिक आइडेंटिटी क्रिएट करता है। उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने लगी, मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था आप लोगों को। केटा मतलब ब्रेक डाउन, एना मतलब सिंथेसिस। तो कुछ चीजें बनने लगी, कुछ बिगड़ने लगी, टूटने लगी। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन था स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। हीट्रोट्रॉफिक में क्या पढ़ा था, जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। और एनर्जी जो है वो केमिकल के थ्रू मिलती थी, इसलिए कैसा प्रोसेस था, कीमो हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उस टाइम फर्स्ट सेल में था। तो देखो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि देखो इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ये वाला हो गया अपना एक एक्सपेरिमेंट, ये बहुत बड़ा है अपना, ओपेरिन एंड हेल्डन वाला। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक रखते हैं, उसके बाद यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी तक यहाँ तक अपना कंप्लीट है, इसको अच्छे से देख लो और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। और तब तक मैं दूसरा लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, तब तक हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग।